नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज के खबरों में बात होगी, संसद में फजीहत की लाल किले से नजर आई बौखलाहट, पीएम मोदी ने पार कर दी हदें की। वहीं ऐसा ही रहा तो करूंगा आंदोलन, जनजी के सपोर्ट में खुलकर उतरे रामदेव सरकार की खोली पोल की। और क्या राहुल गांधी की सदस्यता छीनने की तैयारी, अंधभक्त कहने पर बिड़ला ने भेजा नोटिस की। साथ ही बीजेपी में अंतरकलह उजागर, दिग्गजों ने कर दी खुली बगावत की। और अंत में बात होगी बीजेपी के सैकड़ों सांसदों की सदस्यता, वांगचुक ने पीएम को याद दिलाया वादा की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अखिलेश यादव बोले, भाजपा के लोग विभाजन प्रेमी, इसीलिए मनाते हैं विभाजन विभीष का दिवस। लाल किले से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके ने कौन सा अभियान लॉन्च कर दिया, बोले लिस्ट तैयार कर ली है हमने। राज्य में जन्म लेने वाले बच्चों को गिफ्ट मिलेगी सोने की अंगूठी। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम विजय का बड़ा ऐलान। रांची में छात्र नेता महतो को झंडा फहराने से रोका गया। अस्पताल में पुलिस से धक्का मुक्की। पीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द कराने के लिए भूख हड़ताल कर रहे। महुआ मोइत्रा का आरोप, प्रशासन ने सर्किट हाउस खाली करने को कहा, बोली नहीं हटूंगी। भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए, लोकसभा स्पीकर को लिखा लेटर। चंडीगढ़ में सिख कैदियों की रिहाई के लिए हंगामा, पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले फेंके। बेअंत सिंह को मारने वाले दोषी को पैरोल की मांग। अंबाला में पुलिसकर्मी को दौड़ाकर पीटने का वीडियो तेजी से वायरल। चेहरा ढके कई युवकों ने घेर कर लाठियां बरसाई। दुकानदार बोला लाठी चार्ज से भगदड़ मची। पीएम रहमान की भारत यात्रा से पहले बांग्लादेश की शर्त, शेख हसीना को राजनीति से दूर रखा जाए। 21 अगस्त को दिल्ली आ सकते हैं। पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विंडोफॉल टैक्स में कटौती। पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 0 हुई। डीजल पर 24 रुपए और एटीएफ पर 19 रुपए 5 पैसे लीटर लगेगी। जयपुर में बेरोजगार युवाओं को धरना स्थल से हटाया गया। पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप। ग्रेड 4 भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी करने की कर रहे हैं मांग। भागवत बोले, आज के युवा 30 साल बाद बुजुर्ग होंगे। वे केवल अपने बारे में ना सोचें, अगली पीढ़ियों का भी ध्यान रखें। बिहार में होंगी 13,000 पंचायतें, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती। 58% आबादी 25 साल से कम। 1,63,00,000 युवा होंगे वोटर। पीके का जानिए क्या होगा। पैकेज्ड फूड लेबलिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से पूछा सवाल, क्या भारत को अविकसित देश बने रहना चाहिए। ट्रंप बोले, ईरान की हार के बाद होम ऊर्जा अमेरिका का होगा। ईरान का पलटवार, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कब्जा नहीं होता, ये हमारा ही रहेगा। दावा, चीनी सामान भारत के रास्ते अमेरिका भेजा जा रहा, टैरिफ से बचने की हो रही कोशिश। अमेरिकी रिपोर्ट में पूरे गुजरात और चेन्नई नेटवर्क का हिस्सा आया सामने। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। 80वें स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक मौके पर जहां लाल किले की प्राचीर से पूरे देश को जोड़ने, सौहार्द और जनता के बुनियादी मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन को राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को कटघरे में खड़ा करने का मंच बना दिया। संसद से लेकर सड़क तक लगातार सवालों से घिरी सरकार के मुखिया ने लाल किले से असहमति की आवाजों को दिमागी नस्ल करार दिया है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 15 अगस्त 2026 को लाल किले से अपने 76 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर पद की गरिमा और राष्ट्रीय पर्व की मर्यादा को दरकिनार करते हुए राजनीतिक भड़ास निकाली। बेरोजगारी और महंगाई पर चुप्पी साधे रखने वाले पीएम मोदी ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वालों को सीधे दिमागी नक्सल करार दिया। प्रधानमंत्री ने भड़काऊ लहजों में कहा कि ऐसे लोग समाज को भटका रहे हैं और इन्हें आइसोलेट यानी अलग थलग करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री की इस अभद्र और बेबुनियाद टिप्पणी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने करारा पलटवार किया। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे मोदी सरकार पहले अपने विरोधियों को अर्बन नक्सल कहकर जेलों में डालती थी और अब जब संसद में उस शब्द की कोई परिभाषा नहीं दे पाई तो दिमागी नक्सल का नया शिगुफा ले आई। दरअसल सत्ता पक्ष की इस भयंकर बौखलाहट की असली वजह लाल किले के समारोह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की गैर मौजूदगी है। यह लगातार दूसरा साल है जब विपक्ष ने मोदी सरकार के इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। विपक्ष की नाराजगी बेवजह नहीं है, इसकी जड़ें 2024 के उस सुनियोजित अपमान से
जुड़ी हैं जब मोदी सरकार ने प्रोटोकॉल और टेबल ऑफ प्रेसिडेंट की धज्जियां उड़ाते हुए कैबिनेट मंत्री का रैंक रखने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जानबूझकर 5वीं लाइन में आम लोगों के बीच बैठाया था। अपनी इस ओछी राजनीति और संस्थाओं के अपमान को छिपाने के लिए अब पूरी बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता राहुल गांधी को पद के अयोग्य और वंदे मातरम का विरोधी बताकर अपनी कुंठा निकाल रहे हैं, जिस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सटीक तंज कसते हुए कहा, हर चीज में उन्हें अपमान लगता है जो स्वतंत्रता में नहीं आए, स्वतंत्रता के आंदोलन में नहीं आए। उन्हें स्वतंत्रता दिवस में कौन नहीं गया उसका मैं अपमानित महसूस कर रहे हैं। कमाल है भाई। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में महिला आरक्षण पर सभी दलों से राजनीति न करने और साथ आने की बात कही, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि असल में सरकार महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन का रास्ता साफ करना चाहती है, जिसके लिए संसद में 2/3 बहुमत की दरकार है और विपक्ष के कड़े विरोध के चलते सरकार यहां फंसी हुई है। भाषण में पीएम ने 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग और फ्री कोचिंग का झुंझुना भी पकड़ाया, लेकिन पेपर लीक और बेरोजगारी से त्रस्त करोड़ों युवा अब इन दावों की हकीकत जानते हैं। देश भर में लगातार हो रहे पेपर लीक, सरकारी नौकरियों में खुली धांधली और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर सरकार अब अपने ही सबसे बड़े समर्थकों के निशाने पर आ गई है। योग गुरु बाबा रामदेव ने खुलकर जेनजी का समर्थन किया है। सरकारी नौकरियों में 50 लाख से 1 करोड़ की रिश्वतखोरी और 99% घपलों का आरोप लगाते हुए रामदेव ने सत्ता को खुली चेतावनी दी है कि घपले ठीक कर लो, वरना बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़ जाएगा। क्या कुछ है ये बड़ी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश के शिक्षा तंत्र और भर्ती परीक्षाओं के बदहाली ने अब छोटे छोटे स्कूली बच्चों से लेकर प्रतियोगी छात्रों तक को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। दिल्ली, रांची समेत देश के कई शहरों में जब स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं न मिलने पर बच्चों ने डीएम दफ्तरों का घेराव किया, तो इस आक्रोश की गूंज अब हरिद्वार तक पहुंच गई है। सत्ता के बेहद करीबी माने जाने वाले योग गुरु बाबा रामदेव का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जिसने सुशासन और पारदर्शिता के सरकारी दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। बाबा रामदेव ने देश के जमीनी हालात का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए कहा कि आज स्कूलों में न शिक्षक हैं, न लाइट, न पानी और न ही शौचालय। जहां शिक्षक हैं वहां किताबें नहीं हैं और जहां किताबें हैं वहां नकल और पेपर लीक का बोलबाला है। 10वीं 12वीं पास करने के बाद भी छात्रों के नंबरों की कोई कद्र नहीं बची है। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव ने सरकारी नौकरियों में चल रहे भ्रष्टाचार पर बेहद विस्फोटक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकारी भर्तियों के इंटरव्यू में 90 से 99% तक घोटाला हो रहा है। मेरिट को दरकिनार कर अपनी विचारधारा, अपने संगठन और अपने जाति वर्ग के लोगों को रेवड़ियों की तरह नौकरियां बांटी जा रही हैं, जबकि आम और योग्य छात्रों को धक्के मार दिए जाते हैं। रामदेव ने दावा किया कि आज सरकारी नौकरियों में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक खुलेआम भर्ती का खेल चल रहा है। व्यवस्था की षड्यंत्र पर कड़ा रुख अपनाते हुए योग गुरु ने सत्ता में बैठे हुक्मरानों को सीधी चेतावनी दी और कहा, देश में घपला बहुत है, इसलिए भाई सुधर जाओ, ये घपले ठीक कर लो। कहीं ऐसा न हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़ जाए। देश में पेपर लीक और युवाओं के भविष्य जैसे गंभीर मुद्दों पर संसद में सवाल पूछना नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए एक बार फिर सत्ता पक्ष के निशाने पर आने की वजह बन गया है। 29 जुलाई को संसद में गृह मंत्री अमित शाह के संदर्भ में की गई टिप्पणियों को लेकर अब लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी कर 28 अगस्त तक जवाब मांग लिया है। तो क्या कुछ है ये पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट। यह पूरा मामला 29 जुलाई का है, जब लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों के आक्रोश और दमन का मुद्दा उठाते हुए इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और गृह मंत्री शाह पर तीखे सवाल दागे। राहुल के इस बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू तुरंत खड़े हो गए और कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने इन शब्दों को सदन के आधिकारिक
रिकॉर्ड से हटा भी दिया था। लेकिन शब्दों को रिकॉर्ड से हटाए जाने के बावजूद बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को घेरने की मुहिम तेज कर दी। 29 जुलाई को बीजेपी के मुख्य सचेतक संजय जायसवाल ने स्पीकर को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि राहुल गांधी की टिप्पणियों से गृह मंत्री शाह की गरिमा और संसद की मर्यादा को ठेस पहुंची है। 30 जुलाई को पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस थमा दिया। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल ने नियम 353 का उल्लंघन किया है, जिसके तहत बिना पूर्व सूचना के किसी मंत्री या सदस्य पर गंभीर आरोप नहीं लगाए जा सकते। बीजेपी की इन शिकायतों पर तेजी दिखाते हुए लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी से 28 अगस्त तक स्पष्टीकरण मांगा है। यदि विशेषाधिकार समिति राहुल गांधी के जवाब से संतुष्ट नहीं होती है और उन्हें दोषी मानती है तो नियमों के तहत सदन औपचारिक रूप से उन्हें फटकार लगा सकता है। उन्हें सदन की कार्यवाही से कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है या फिर सबसे गंभीर स्थिति में उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त करने तक की सिफारिश की जा सकती है। हरियाणा भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अनुशासन और आंतरिक लोकतंत्र का दम भरने वाली बीजेपी में अब बगावत के सुर खुलकर सार्वजनिक मंचों पर गूंजने लगे हैं। वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने की हाईकमान की नीति अब पार्टी के लिए गले की फांस बनती दिख रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के खुले आक्रोश के बाद अब पार्टी के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई भी उनके समर्थन में उतर आए हैं और संगठन को सीधी चेतावनी दे डाली है। तो क्या कुछ है मामला, देखिए इस रिपोर्ट। हरियाणा की राजनीति में भाजपा के भीतर की कलह पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। इसकी शुरुआत गुरुग्राम में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रम से हुई, जहां मंच पर मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का दर्द और गुस्सा छलक पड़ा। 6 बार के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा नेतृत्व के सामने सवाल खड़े करते हुए कहा, स्थानीय सांसद होने के बावजूद उन्हें कार्यक्रम का आधिकारिक निमंत्रण तक नहीं दिया गया और न ही वक्ताओं की सूची में उनका नाम रखा गया। उन्होंने तल्ख लहजे में पूछा कि जब आयोजक उन्हें अपना समझते ही नहीं तो क्या उनका यहां आना उचित था। उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा के टिकट पर उन्होंने 6 बार चुनाव जीतकर पार्टी को सींचा है, लेकिन अब उन्हें बेगाना महसूस कराया जा रहा है। अभी यह विवाद थमा भी नहीं था कि हरियाणा की एक और कद्दावर नेता कुलदीप बिश्नोई खुलकर राव इंद्रजीत के समर्थन में आ गए। बिश्नोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा। बिश्नोई ने लिखा कि संगठन में नई पीढ़ी को आगे आना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होना चाहिए कि वरिष्ठ नेताओं का कद छोटा किया जाए या उन्हें उपेक्षित महसूस कराया जाए। वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी पार्टी को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर करती है। कुलदीप बिश्नोई ने जोर देकर कहा कि राव इंद्रजीत सिंह का हरियाणा में व्यापक जनाधार है और राज्य में भाजपा की सरकार बनवाने में उनका अहम योगदान रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जाने माने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 12 साल पुराने एक वादे का आईना दिखा दिया है। 2014 में सत्ता में आने से पहले देश से वादा किया गया था कि संसद को अपराधियों से मुक्त कराया जाएगा और दागी नेताओं के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी यह वादा जुमला ही साबित हुआ है। वांगचुक ने सीधे सवाल पूछा है कि अगर ये वादा पूरा कर दिया जाए तो क्या संसद में बैठे उन्हीं के सैकड़ों दागी सांसदों की सदस्यता रद्द होकर वो जेल नहीं चले जाएंगे? क्या है ये मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सोनम वांगचुक ने पीएम नरेंद्र मोदी के 2014 के एक पुराने इंटरव्यू की वीडियो क्लिप साझा करते हुए सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वांगचुक ने कहा कि देश की संसद का हाल यह है कि आज हर दूसरे सांसद पर कोई न कोई आपराधिक केस दर्ज है और हर तीसरे सांसद पर मारने का और रेप जैसे संगीन मुकदमों के आरोपी हैं। उन्होंने व्यवस्था की खामियां उजागर करते हुए कहा कि कानून कहता है जब तक दोष न साबित हो जाए आप निर्दोष हैं। इसी नियम की आड़ में दागी नेता 10 से 15 साल तक अदालतों की धीमी प्रक्रिया का फायदा उठाकर संसद में कानून बनाते रहते हैं और सत्ता का सुख भोगते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने खुद दावा किया था कि सांसदों और विधायकों के मुकदमों के लिए
ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे जो 6 महीने से 1 साल के भीतर फैसला कर देंगे ताकि अपराधी जेल जाएं और केवल निर्दोष ही संसद में रहे। वांगचुक ने पीएम मोदी से मांग की है कि 15 अगस्त 2026 से 15 अगस्त 27 के बीच यानी अगले 1 साल में इस वादे को लागू करके देश को स्वतंत्रता दिवस का असली तोहफा दिया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने सत्ता पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि 2014 के बाद इन 12 सालों में भ्रष्टाचार और अन्याय खत्म नहीं हुआ बल्कि उसने अपना रूप बदल लिया और आज 2 से 3 गुना बड़ा होकर जनता को डरा रहा है। स्वतंत्रता दिवस का मौका जहां पूरे देश के एकजुट होने और राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लेने का होता है, वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने 15 अगस्त के पावन पर्व को भी ओछी सियासत और प्रोपेगेंडा का अखाड़ा बना दिया। कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के दौरान एक चुनिंदा वीडियो क्लिप के आधार पर बीजेपी ने सोनिया गांधी पर राष्ट्रगीत का अपमान करने का आरोप मढ़ दिया। लेकिन जब मामले की हकीकत सामने आई तो बीजेपी की यह कोशिश बुरी तरीके से बेनकाब हो गई है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर पर पहली बार राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया गया। दरअसल गृह मंत्रालय ने जनवरी 2026 में नई गाइडलाइंस जारी करते हुए सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम के पूरे 6 छंदों का 3 मिनट 10 सेकेंड का गायन अनिवार्य कर दिया है। इधर स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाया गया। लेकिन बीजेपी ने इस राष्ट्रीय अवसर पर भी राजनीति चमकाने के लिए अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो साझा कर दिया। बीजेपी ने दावा किया कि सोनिया गांधी राष्ट्रगीत के दौरान असहज थीं और उन्होंने गीत को बीच में ही रुकवाने का इशारा किया। लेकिन बीजेपी के इस खोखले नैरेटिव की हवा निकालते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूरा सच देश के सामने रख दिया। जयराम रमेश का कहना है कि कार्यक्रम में वंदे मातरम का पूरा संस्करण बाकायदा गाया गया था, जिस इशारे को बीजेपी राष्ट्रगीत रोकने की कोशिश बता रही थी। दरअसल सोनिया गांधी लंबे समय से खड़े 82 वर्षीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सेहत को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से उनके बैठने के लिए कुर्सी मांग रही थी। कांग्रेस का कहना है कि इतिहास गवाह है कि जिस वंदे मातरम को 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा और 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कांग्रेस के मंच से गाया, वो आजादी के आंदोलन का मुख्य नारा रहा, वो कांग्रेस की वजह से ही है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा ले। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले।